हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। अपना टॉपिक चल रहा था बर्नौली ट्रायल्स, जिसके अपन कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज अपन जो करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन। कई बार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन भी बर्नौली ट्रायल से अपन करेंगे और कैसे पूछेंगे। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने पास, एग्जाम्पल देखिएगा पहले। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, फाइंड द probability distribution of, find the probability distribution of head when 3 coin are tossed, when 3 coin are tossed, 3 coin are tossed। ध्यान से देखिएगा बेटा, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है आपको जब आप 3 कॉइन उछालते हैं। अब हेड आने को आप क्या बोलेंगे? सक्सेस बोलेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड, हेड आने को आप क्या बोलेंगे? सक्सेस बोलेंगे। 3 कॉइन आर टॉस, 3 कॉइन को टॉस किया जाता है। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स की अगर बात करें तो एन कितना हो गया आपका? 3। पी मतलब आप बोलेंगे लेट, आप बोल देंगे लेट गेटिंग हेड इज पी। गेटिंग हेड मतलब सक्सेस, दैट इज पी, एंड वी नो एट द कॉइन पी इज 1/2 एंड क्यू इज ऑल्सो 1/2। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 3, पी आपका 1/2, क्यू आपका 1/2। आपको बनाना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ध्यान से देखिए बेटा, आप 3 बार एक कोई या 3 कॉइन उछालते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? हेड आने की पॉसिबिलिटीज़ आप बोलेंगे ऐसा हो सकता है हेड एक बार ही नहीं आई, या एक बार आई, या 2 बार हेड आए, या 3 बार हेड आई। इट मीन्स जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? आप बोलेंगे सर आर का वैल्यू 0 हो सकता है, इसका मतलब कोई भी हेड नहीं। आर का वैल्यू 1 हो सकता है, इसका मतलब 1 टाइम हेड। आर का वैल्यू 2 हो सकता है, इसका मतलब 2 टाइम हेड। एंड आर का वैल्यू 3 हो सकता है, इसका मतलब 3 बार हेड आए। क्या आप 4 बार हेड ला सकते हैं? क्योंकि जब 3 ही कॉइन उछाल रहे हैं तो मैक्सिमम 3 हेड आ सकते हैं। तो अगर आर की वैल्यू बात करें तो 0 से लेके कहाँ तक होगी? 3 तक। जब आर का वैल्यू 0 है तो प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? आप कहेंगे सर फॉर्मूला लगा दीजिए 3C0 P की पावर 0 Q की पावर 3 - 0, NC0 की वैल्यू 1 हो गया, P आपका 1/2 है का पावर 0 और Q है आपका 1/2 की पावर 3। फाइनली आंसर कितना आ गया? 1/8। सिमिलरली 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो कितना आएगा? अब 1 रखेंगे तो यहाँ पे NC1 हो जाएगा, P का वैल्यू 1 हो जाएगा और Q का वैल्यू N-1 मतलब 2 हो जाएगा। तो 3C1 कितना हो गया? 3, 1/2 1/2 1/8। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? जब एक बार हेड आए प्रोबेबिलिटी हो गया 3/8। सिमिलरली जब r = 2 के लिए सोल्व करेंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? 3/8 एंड एट लास्ट r का वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ 0, ये 1 हो गया और ये हो गया आपका 1/8। तो फाइनली आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया कि जब r का वैल्यू 0 तो 1/8, r का वैल्यू 1 तो 3/8, 2 तो 3/8 एंड 3 तो 1/8। और हमेशा याद रखना द समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज 1। इसका जो समीशन है वो कितना होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए। तो ये हो गया बर्नौली ट्रायल से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे जनरेट करते हैं।
ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं। नाउ वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है बेटा। क्वेश्चन है टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन है टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, two cards are drawn successively with replacement from a well shuffled pack of 52 card। कहने का मतलब दो कार्ड निकालने हैं 52 ताश के पत्तों में से। फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एस, ऑफ द नंबर ऑफ एस। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कितने कार्ड निकाले जाते हैं? 2। तो n का वैल्यू कितना हो गया? 2। किसका डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए? नंबर ऑफ एस। किसका? नंबर ऑफ एस। मेरे को ये बताइए एस आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? आप कहेंगे सर टोटल एस होते हैं 4 आउट ऑफ 54। तो यहाँ लिख देंगे लेट गेटिंग एस इज success and that is P, denoted P is success, that is 4/54। क्योंकि 4 है तो 4 में से एक S तो 4C1 अपॉन 52 that is 1/13। तो P 1/13 है तो Q कितना हो गया? 1 - 1/13 that is 12/13। N आ गया, P आ गया, Q आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। अरे डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो टेबल देखिएगा। अब मेरे को ये बताइए जब आप दो कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? आप कहेंगे सर आर का वैल्यू 0 हो सकता है, आर का वैल्यू 1 हो सकता है, आर का वैल्यू 2 हो सकता है। 0 का मतलब दोनों में से कोई एस नहीं, आर का मतलब दोनों में से एक एस, और 2 का मतलब दोनों के दोनों एस। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब आर का वैल्यू 0 है तो सिंप्लीफाई करेंगे। 2C0 P की पावर 0 Q की पावर 2, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। Q कितना है यहाँ पे? 12/13। तो 12/13 का स्क्वायर 144/169। आगे वाले में 1 है तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2C1 P की पावर 1 Q की पावर 1। 2C1 का वैल्यू कितना हो गया? 2। P कितना है? 1/13। Q कितना है? 12/13। फाइनली आंसर कितना आ गया? 24/169। एंड एट लास्ट R इक्वल टू 2, मतलब 2C2 P की पावर 2 Q की पावर 0। ये 1 हो गया, ये 1। Q है आपका 12/13 तो ये हो गया आपका 144 सॉरी गलत कर दिया, P की पावर 2 है तो P की पावर 2 है तो 2C2 P की पावर 2 Q की पावर 0। 1/13 की पावर 2 1/169। ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया फॉर द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन एस। ओके स्टूडेंट, ये हो गया आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन। अब चलते हैं अपन थर्ड टाइप के क्वेश्चन में। तो थर्ड टाइप अब कराने वाला हूँ वो एनडीए के पर्पज से बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिएगा थर्ड टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा और उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखिए बेटा।
क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है टाइप थर्ड। क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन, द प्रोबेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन, ऑफ ए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन हिटिंग ए टारगेट, hitting a target is 1/4. How many time must he fire? How many time must he fire so that the probability of hitting the target at least once, थोड़ा सा लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, at least once is greater than 2/3, ग्रेटर देन 2/3। पहले तो आप लैंग्वेज ध्यान से पढ़िए बेटा, इसकी लैंग्वेज क्या लिखी हुई ध्यान से पढ़ो। यस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन हिटिंग ए टारगेट इज 1/4। एक पर्सन जो है वो किसी टारगेट को हिट कर रहा है, जैसे मान लो ये टारगेट है, इसको हिट कर रहा है, हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/4। टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4, तो हिट नहीं करने की कितनी हो गई? आप कहेंगे 1 - 1/4, 3/4। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? ओके। हाउ मेनी टाइम मस्ट ही फायर, वो कितनी बार ट्राई करे, कितने बार फायर करे, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो ट्रायल्स पूछा है, एन का वैल्यू पूछा है, सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस इज ग्रेटर देन 2/3। ध्यान से देखिए, एटलीस्ट वंस, अरे भाई एटलीस्ट वन में आप क्या करते थे? आप कहते थे कि सर जब भी मेरे को एटलीस्ट वन पूछता था, जब भी मेरे को एटलीस्ट वन की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है आज तक, तो मैं 1 - 0 वाली प्रोबेबिलिटी माइनस करी है, यही करता था मैं। जब भी एटलीस्ट वन, अभी मैं करता आ रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन करवाए पीछे एटलीस्ट वन के, जब भी एटलीस्ट वन बोला है तो मैंने उसमें से 0 वाली प्रोबेबिलिटी माइनस करी है टोटल में से, और टोटल कितनी होती है 1। तो इस वाली बात को लिखूंगा मैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो एटलीस्ट वन वाली बात बोली है ना बेटा, यहाँ से देखो, ये बोला कि हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वन इज ग्रेटर देन 2/3, इस वाली बात को मैं डिनोट करूंगा एटलीस्ट वन। इसका मतलब आर का वैल्यू जो है वो या तो 1 या 1 से ग्रेटर होना चाहिए, ये होना चाहिए, और ये जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज ग्रेटर देन 2/3, ये बात बोली है। आप बोलेंगे सर इस वाली बात को मैं लिख सकता हूँ 1 - NC या 1 - PR = 0 इज ग्रेटर देन 2/3। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। एटलीस्ट 1, तो 1 में से 0 वाला माइनस कर दो बस। ओके, अब 1 - इसको मैं लिखूंगा NC0 P⁻0 Q⁻n ग्रेटर देन 2/3। बस, बहुत सिंपल है, ये लैंग्वेज का ही झंझट था यहाँ पे। ओके, अब कोई मुझे पूछेगा सर P क्या है? अरे P क्या है? P का मतलब है टारगेट को हिट करना, और हिट कितना कर रहा है 1/4, तो Q कितना हो गया 1 - 1/4, 3/4। तो देखिए बेटा, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 1 - Q का वैल्यू रखूँ 3/4 की पावर n ग्रेटर देन 2/3, इसको अपन इधर भेजते हैं, तो 1 - 2/3
इज ग्रेटर देन 3/4 की पावर n। तो ये कितना हो गया, 3 - 2 1/3। तो 1/3 इज ग्रेटर देन 3/4 की पावर n। 1/3 इज ग्रेटर देन 1/3 इज ग्रेटर देन 3/4 की पावर n। अब मेरे को ये बताओ बेटा, ये इनइक्वलिटी कब सेटिस्फाई करेगी? n का वैल्यू 1 रखूं तो आप बोलेंगे नहीं सर, n का वैल्यू 1 रखोगे तो नहीं करेगी सेटिस्फाई। n का वैल्यू 2 रखेंगे तो भी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये है 1/3 अप्रोक्सीमेट 33%, और ये है अभी फ़िलहाल तो 75% है। 2 से पावर 2 लगा देंगे मान लो, तो ये हो जाएगा 9/16। 3 रख देंगे तो पावर 3 रखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो पावर 3 रखेंगे तो 3 की पावर 3 27, और ये हो गया आपका 4 की पावर 3 हो गया 64। अप्रोक्सीमेट कितना हो गया बेटा? आप चेक कीजिए 27/64। तो आप कहेंगे सर अगर 27 को 64 से डिवाइड करें तो ये पॉइंट लगा दिया, और कितनी बार हो रहे हैं? 0.4 के समथिंग आ रहे हैं, और ये है 0.3 के समथिंग। इसका मतलब n का वैल्यू 3 भी नहीं रख सकते। अगर n का वैल्यू मैं 4 रखूँगा तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू है n का वो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, n हो सकता है। तो अगर मिनिमम टाइम अगर n का पूछे, n मिनिमम पूछे, तो इसका n का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 4 हो सकता है। तो अगर आपको पूछे कि कितनी बार कम से कम कितनी बार फायर करें, तो आप बोले कम से कम 4 बार उसको फायर करना पड़ेगा, तब जाके एटलीस्ट 1 टाइम हिट करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 से ग्रेटर होगी। तो ये दोबारा से मैं बोल देता हूँ, दोबारा समझ लीजिएगा। एटलीस्ट 1 इसका मतलब 1 - 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, ये वाली बात। ग्रेटर देन 2/3 तो ग्रेटर देन 2/3 कर दिया। P का वैल्यू तो हिटिंग द टारगेट 1/4, Q का वैल्यू 3/4, वैल्यू रख देंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अब यहाँ पे आपको n का वैल्यू देखना है। n का वैल्यू 1 रखा, सेटिस्फाई नहीं किया, 2 रखा नहीं किया, 3 रखा नहीं किया, 4 रखते ही सेटिस्फाई कर जाएगा। सेटिस्फाई का मतलब यही है कि इधर तो है 1/3 0.33, और इधर कितना है? इधर वाला वैल्यू हमेशा लेस होना चाहिए इससे। कब होगा? जब n का वैल्यू 4 हो जाएगा। फिर 5 6 7 आगे हमेशा लेस रहेगा। तो मिनिमम वैल्यू कितना हो गया n का? 4। ओके, इस टाइप का एक और क्वेश्चन लेता हूँ, देखिएगा। ये क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ बेटा, ध्यान रखना, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग ए टारगेट इज 1/2। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन हिटिंग ए टारगेट इज 1/2। hitting a target is 1/2। How many time must he fire? सेम वही क्वेश्चन है। How must he fire so that probability of hitting the target at least one is more than 90%? लिख देता हूँ इस लाइन को। How many time must he fire so that the probability of hitting the target is at least once is more than 90%। बहुत सिंपल है। आप बोलेंगे सर वही कॉन्सेप्ट है, वापस से एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार हिट करें, तो आप कहेंगे से 1 - 0 वाली बात पूछ रहा है। और ये प्रोबेबिलिटी कितनी है? ग्रेटर देन 90%, 90% से ज़्यादा। ओके, अब हिट करने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे गिवन है 1/2, तो P 1/2 है, तो Q कितना हो जाएगा बेटा? ऑल्सो 1/2। तो पुट करते हैं वैल्यू, 1 - NC 0, P की पावर 0, Q की पावर n ग्रेटर देन 9/10। ओके, यह हो गया आपका 1, यह हो गया 1,
9/10 को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस 9/10 ग्रेटर देन क्यू। क्यू कितना है 1/2, तो 1/2 की पावर 1/2 की पावर n। यह हो गया 1/10 ग्रेटर देन 1/2 की पावर n। अब देखिए बेटा, ये है 1/10, ये है 1/2। एक रखोगे तो 1/2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 2 रखोगे 1/4, 3 रखोगे 1/8, 4 रखोगे तो 1/16। अब सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स n का वैल्यू 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो एटलीस्ट n का वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। कम से कम उसको कितनी बार फायर करना पड़ेगा, 4 बार उसको कम से कम फायर करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये दोनों क्वेश्चन एनडीए में पूछे हुए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, अब चलता हूँ मैं लास्ट टाइप का क्वेश्चन। लास्ट टाइप के क्वेश्चन के अंदर आइए। लास्ट टाइप के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको 2 फॉर्मूले लिखाऊंगा, और मैं कह रहा हूँ लगभग 90% एग्ज़ाम में, एनडीए के जो 90% एग्ज़ाम है ना, उनमें ये 4th टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको 2 फॉर्मूले लिखाऊंगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मीन पूछता है तो मीन का फॉर्मूला आपको याद रखना एनपी, और एक आपको वेरिएंस का फॉर्मूला याद रखना एनपीक्यू। ये 2 फॉर्मूले आप दिमाग में रखेंगे। मीन का मतलब एनपी, और वेरिएंस का मतलब आप याद रखेंगे एनपीक्यू। ये 2 फॉर्मूले याद रखेंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एन का मतलब वही नंबर ऑफ ट्रायल, पी का मतलब सक्सेस, और क्यू का मतलब एन सक्सेस। 90% एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब कैसे कैसे पूछे गए हैं देखो, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एग्जाम्पल देखिएगा। क्वेश्चन है ए डाई इज थ्रोन 20 टाइम। एक डाइस को 20 बार उछालते हैं। गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 is consider a success. Consider a success. Find mean and variance of the number. Find mean and variance of the number of success. बहुत सिंपल है। कितनी बार उछाला जाता है डाइस को? ए डाई इज थ्रोन 20 टाइम। आप बोलेंगे एन का वैल्यू 20। ग्रेटर देन 4, अरे ग्रेटर देन 4 का मतलब 4 से बड़ा वैल्यू या तो 5 या 6। तो पी क्या हो गया? आप बोलेंगे पी का वैल्यू हो गया 5 या 6, मतलब 2/6। अरे ये तो होगा, या तो 5 या 6। तो फेवरेबल केस 2, टोटल 6, तो 2/6 मतलब 1/3। तो क्यू का वैल्यू 1/3, तो पी का वैल्यू 1/3। क्यू कितना हो गया? 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3। एन आ गया, पी आ गया, क्यू आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। मीन हो गया आपका एन पी, और एन इंटू पी, पी का वैल्यू रख दीजिए 1/3, तो 20/3 आंसर हो गया। वेरिएंस तो एन पी क्यू मतलब 40/9, यह आपका वेरिएंस हो गया। इस तरह से मीन और वेरिएंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिमाग में फॉर्मूला याद रखें, सिर्फ फॉर्मूला याद रखें, एन पी मीन, एन पी क्यू वेरिएंस। एक और देखिए, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मीन एंड वेरिएंस, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ binomial distribution is 4 and 4/3. The mean and variance of binomial distribution is 4 and 4/3 respectively. Find px greater than equal to 1. पता क्या पूछा है? एक्चुअल में ये बोला है कि ग्रेटर देन 1 का वैल्यू क्या होगा। अरे वो तो छोड़ो, बाद की बातें। सबसे पहले मीन मतलब एन पी का वैल्यू है 4, एन पी क्यू का वैल्यू है 4/3। एन पी 4 है, एन पी क्यू का वैल्यू 4/3 है। अरे भाई क्यू निकाल सकते हो?
एन पी का वैल्यू 4 है, एन पी क्यू 4/3 है, तो आप एन पी क्यू को अगर एन पी से डिवाइड करेंगे तो 4/3 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ एन पी से एन पी कैंसिल, क्यू का वैल्यू कितना हो गया बेटा 1/3, और जब क्यू का वैल्यू 1/3 है तो पी का वैल्यू कितना हो गया 1 - 1/3 2/3, और पी का वैल्यू 2/3 है तो n का वैल्यू कितना हो गया, आप कहेंगे सर n इंटू 2/3 = 4, मतलब n का वैल्यू 6 है। अरे भाई n p q सब कुछ आ गया। x ग्रेटर देन 1 इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन इसका मतलब है एटलीस्ट 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब है x का वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा, एटलीस्ट 1। और एटलीस्ट 1 को कैसे लिखते हो बेटा, एटलीस्ट 1 को लिखते हो 1 माइनस x = 0, यही तो लिखते हो। अरे ये और ये बात एक ही है, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ मैं। और इसका फॉर्मूला हो गया 1 माइनस NC0 P की पावर 0 Q की पावर n, और आंसर हो गया 1 माइनस n का वैल्यू है 6, तो 6C0, P का वैल्यू हो गया 1, और Q कितना है आपका, Q आपका आया था 1/3, तो 1/3 की पावर 6, ये 1 हो गया, आंसर आ गया 1 माइनस 1/3 की पावर 6, ये आपका आंसर हो गया। बताइए इजी है कि नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, सिर्फ आपको समझना है एनपी और एनपीक्यू का कॉन्सेप्ट। और एक चीज़ और बता दूं बेटा, एक चीज़ और बता दूं, हमेशा याद रखना इन दोनों में, ये जो मीन है ये हमेशा वेरिएंस से ज़्यादा होता है। मीन जो है ना, मीन एनपी और एनपीक्यू, इनमें एनपी जो है वो हमेशा एनपीक्यू से ज़्यादा होगा, मतलब मीन जो है वो हमेशा वेरिएंस से ज़्यादा होगा। इस थ्योरम को आप एज इट इज़ दिमाग में याद रख सकते हैं। ओके बेटा, एक और क्वेश्चन कर लें, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद में तुम फ्री हो, इसके बाद में फ्री हो, आराम से इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए एग्जाम में आराम से कर सकते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन और कर लेते, याद रह जाएगा ना फॉर्मूला, मीन एनपी और वेरिएंस एनपीक्यू, बस और कुछ नहीं, इतना सा याद रखना है। ओके, एक क्वेश्चन और बेटा, ये तो सिंपल है, ये तो आप कर लोगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच द मीन इज 4 एंड वेरिएंस इज 3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच मीन इज 4, मीन गिवन है 4 और वेरिएंस गिवन है 3। आप कहीं तो बहुत इजी है, तो कहाँ दिक्कत है। अरे मीन है इसका मतलब NP है 4 और NPQ है आपका 3, NPQ को NP से डिवाइड कर दो, NPQ को डिवाइड कर दो NP से, तो 3/4, NP से NP कैंसिल, Q का वैल्यू 3/4 आ गया, Q का वैल्यू 3/4 आ गया, तो P आपका 1/4 हो गया, और P 1/4 हो गया तो P का वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा, N का वैल्यू 16 हो गया, N आ गया, P आ गया, Q आ गया। अब R का वैल्यू आप चाहते हैं तो R का वैल्यू आप 0, 1, 2, 3 से लेके 16 तक कुछ भी रख सकते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा 16CR P की पावर R Q की पावर N - R, मतलब 16CR P है आपका 1/4 की पावर R और 3/4 की पावर 16 - R। ये लो साहब, अब जिसके लिए पूछे x = 2 के लिए पूछे तो r का वैल्यू 2 रख देंगे, 3 के लिए पूछे 3 निकाल देंगे, 4 पूछे 4 निकाल देंगे। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैंने ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन आपको करवा दिए। ठीक है बेटा, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।